फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू लैपटॉप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन है कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेटर होगा, तो खरीदने के पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप पिक कर पाएंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक लैपटॉप ले रहे हैं, स्मार्टफोन नहीं। एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसलिए सोचना समझना और एक नोट बना लेना जरूरी है। और इस लैपटॉप बाइंग गाइड को देखने के दो फायदे हैं। सबसे पहला यह कि यह लैपटॉप बाइंग गाइड आपको इंडिया में लैपटॉप खरीदने में हेल्प करेगा, और दूसरी यह कि यह आपकी अपनी भाषा हिंदी में है। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। और इस लैपटॉप बाइंग गाइड में मैं इन 10 पॉइंट्स पर फोकस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन नीचे टाइम स्टैम्प है, आप किसी भी पॉइंट पर जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहला बजट। आपको अपना बजट सेट कर लेना है कि आप कितना लैपटॉप पर खर्च करना चाहते हैं, आप कितने का लैपटॉप लेना चाहते हैं। लाइक 20,000 या अंडर 20,000, अंडर 30,000, अंडर 40, अंडर 50, अंडर 60 या एबव 60 से ऊपर वाली भी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं, एक स्मार्टफोन नहीं, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसलिए एक बजट सेट कर लेना जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको लैपटॉप बाय करने के पहले सबसे पहले सोच लेना है कौन सा ओएस वाला लैपटॉप लेना चाहते हैं। बेसिकली अभी 3 तरह के ओएस का यूज किया जा रहा है, एक विंडोज ओएस, एक मैक ओएस और एक क्रोम ओएस। और जो लिनक्स है उनको तो पता है कि वो लिनक्स क्यों ले रहे हैं, लिनक्स वाले लैपटॉप क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि लिनक्स एक प्रोग्रामिंग वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल में कहूँ तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी फिर से जीनी है तो फिर आप लिनक्स में स्विच कर सकते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा ओएस वाला लैपटॉप लेना अच्छा है, बेटर होगा? तो मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूँ डिफरेंसेस का। सबसे पहला विंडोज ओएस, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी सिंपल है, ईजी है और काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है मैक ओएस, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी बेटर है विंडोज़ के कंपेयर में। इसके अलावा क्रोम ओएस, तो क्रोम ओएस गूगल क्रोम का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जो भी सारे ऐप्स वगैरह होंगे वो गूगल क्रोम से ही होंगे। उसके बाद इन तीनों के बीच और क्या डिफरेंस है कि विंडोज ओएस का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैक ओएस का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन मैक ओएस एक सिक्योर, वेरी सिक्योर नहीं, वेरी सिक्योर सिस्टम। और तीसरा क्रोम ओएस, तो इसमें तो आपको गूगल क्रोम के जो भी सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐप्स होंगे वो आपको यूज करना पड़ेगा, बाकी दूसरा कोई भी ऐप्स नहीं। उसके बाद और क्या डिफरेंस है, तो विंडोज ओएस में आपको थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करने का परमिशन मिलता है, आप दूसरी जगह से भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैक ओएस में थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जो है वो आपको इसके स्टोर से ही लेना पड़ेगा। और क्रोम ओएस जो है तो वो तो लेक लिमिटेड है, जो भी मिलेगा आपको गूगल का ही मिलेगा, गूगल क्रोम का। और क्रोम ओएस को चलाने के लिए एक अच्छा इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर मल्टीटास्किंग करना है तो फिर विंडोज ओएस अच्छा है, अगर गेमिंग करना है तो विंडोज ओएस अच्छा है। लेकिन मैक ओएस में मल्टीटास्किंग तो होती है, इसमें गेमिंग वगैरह नहीं हो पाता है। और जो क्रोम ओएस वो तो पहले मैंने कह दिया कि लिमिटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद विंडोज जो है उसमें मैलवेयर और वायरस का खतरा बना रहता है, लेकिन जो मैक ओएस है वो काफ़ी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मैलवेयर और वायरस फ्री रहते हैं। और गूगल वाला जो गूगल क्रोम है उसमें तो आपको गूगल का ही जो बेस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा ही। तो अब आपने इन तीनों के बारे में जान लिया। अब मैं एक टिप बता देता हूँ, अगर आप पहली बार लैपटॉप ले रहे हैं या गेमिंग करना है तो फिर आप विंडोज ओएस वाला एक लैपटॉप चूज कीजिए, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप इसमें मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्रोसेसर। लैपटॉप बाय करने के पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर कंप्यूटर का एक दिमाग होता है। जितना ज़्यादा प्रोसेसर आप यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर पावरफुल होगा, उतना अच्छा चलेगा। लेकिन फिर जितना ज़्यादा प्रोसेसर आप चूज करते हैं उतना ज़्यादा आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो अगर प्रोसेसर के बारे में डिटेल में जाननी है तो फिर आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया। तो फिलहाल इतना शॉर्ट रहने देते हैं और अब जानते हैं कि प्रोसेसर बनाने के लिए कितनी कंपनी है। 2 कंपनी है, एक है इंटेल और एक एएमडी। इंटेल का प्रोसेसर है पेंटियम, i3, i5, i7 और अब i9 प्रोसेसर भी आ चुका है। और एएमडी सीरीज का है AFX राइजन सीरीज का। अब इन दोनों कंपनी में कॉमन डिफरेंस क्या है कि इन दोनों का प्राइस, एएमडी का प्राइस थोड़ा सस्ता पड़ता है और इंटेल का प्राइस थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अब मैं आपको एक पिक्चर्स की मदद से यूज बता देता हूं कि आप किस प्रोसेसर में क्या क्या काम कर सकते हैं, फिर आपको आइडिया मिल जाए कि आप कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए आपके काम के लिए। तो अब इंटेल का पेंटियम सीरीज और इसी की जगह पर रखते हैं एएमडी का A9, A12 और A10।
ये दोनों कंपनी के प्रोसेसर लगभग सेम सेम। तो अब क्या कर सकते हैं, तो आप पेंटियम और AMD के A9, A10 और A12 इन दोनों कंपनी के प्रोसेसर से आप बेसिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोर i3 प्रोसेसर रख लीजिए और इसी की जगह पर AMD Ryzen 3 प्रोसेसर है, ये भी दोनों लगभग सेम सेम है। अब i3 और AMD Ryzen प्रोसेसर में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आपको मल्टीटास्किंग वर्क अच्छे से कर सकते हैं आप i3 और AMD Ryzen 3 में, और ऑफिस वाले सारे काम कर सकते हैं इंटेल के i3 और AMD के Ryzen 3। उसके बाद आते हैं कोर i5 प्रोसेसर इंटेल का, और इसी की जगह पर रख लीजिए AMD Ryzen 5 प्रोसेसर, दोनों लगभग सेम सेम है, थोड़ा 19-20 है। तो अब i5 और AMD Ryzen 5 के साथ आप हेवी यूज कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग, हेवी गेमिंग, कोडिंग वगैरह करना हो, हेवी फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, उसके बाद गेमिंग। और ये जो i5 प्रोसेसर होता है या Ryzen 5 प्रोसेसर, ये कंटेंट क्रिएटर वालों के लिए अच्छा प्रोसेसर होता है। अब आते हैं कोर i7 और इसी की जगह पर रख लीजिए AMD सीरीज का Ryzen 7 प्रोसेसर, दोनों लगभग सेम सेम है, थोड़ा 19-20 है। सबसे पहले तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कि टॉप लेवल वाले परफॉर्मेंस होते हैं आपको इन दोनों प्रोसेसर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप i5 प्रोसेसर में जो सारी चीज़ें करते थे उससे कई ज़्यादा चीज़ें आप i7 और AMD Ryzen 7 के साथ कर सकते हैं। ऑटोकैड वगैरह एप्लीकेशन चलाना हो डिज़ाइनिंग के लिए तो वो आप चला सकते हैं, और जो हार्डकोर यूज होता है ना वो आप कोर i7 और AMD Ryzen 7 के साथ कर सकते हैं। तो अब अपने पेंटियम, AMD सीरीज के AFX सीरीज, उसके बाद कोर i3, Ryzen 3, कोर i7, Ryzen 7, कोर i5, Ryzen 5, इन सारे प्रोसेसर के बारे में आपने जान लिया कि कौन सा प्रोसेसर में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, अगर आपको पेंटियम न्यू जनरेशन का मिल रहा है तो फिर ले लीजिए, अगर आपको काफ़ी कम यूज करना है लैपटॉप का, और अगर एक बेटर मल्टीटास्किंग चाहते हैं तो फिर i3 प्रोसेसर के साथ एक लैपटॉप यूज कीजिए, आपके लिए बेटर होगा, आप इसमें मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है रैम। आई नो ये सबको पता है, जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं, उतना ज़्यादा एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, उतना तेज़ी से आप एप्लीकेशन खोल सकते हैं। जितना ज़्यादा रैम होगा आपका लैपटॉप उतना ही फास्ट काम करेगा, लेकिन फिर जितना ज़्यादा रैम होगा आपको लैपटॉप पर पैसा खर्च भी उतना ही करना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रखना। अब रैम कितने टाइप्स के हैं, रैम 2 टाइप के होते हैं, एक DDR4 और एक DDR3 अभी यूज किए जा रहे हैं। DDR2 होता है लेकिन अब उसका यूज बंद होने वाला है। DDR4 रैम जो न्यू है ज़्यादा फास्ट है DDR3 के कंपेयर में, पावर कंजप्शन अच्छा करता है DDR3 के कंपेयर में, और जो DDR3 रैम है वो थोड़ा स्लो है, कुछ ज़्यादा ही बैटरी अभी यूज करता है और उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे। और अगर इसको डिटेल में जाननी है तो आप इस आई बटन पर क्लिक कर वो वाला वीडियो देख सकते हैं जहाँ में मैंने रैम के बारे में बताया है और DDR1, R2, R3 और R4 में कंपेरिजन किया है। तो अब कैसे पता चलेगा कितना GB रैम लेना चाहिए और आपको कितना GB रैम का जरूरत है आपके काम के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने 4 GB रैम लिया, 4 GB रैम में आप क्या क्या कर सकते हैं। 4 GB में आप मल्टीटास्किंग वर्क तो अच्छे से होगा, आप ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, लो वर्जन के ऑफिस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, मूवीज वगैरह देखना उसके लिए अच्छा है, और थोड़ा बहुत अगर कोडिंग वगैरह करना है, लाइट फोटो एडिटिंग करना है तो वो आप कर सकते हैं 4 GB रैम के साथ। उसके बाद आप 8 GB रैम में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो 8 GB रैम में आप कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, अच्छे से मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं, जो सारे फोटो एडिटिंग करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा HD मूवीज देख सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन के ऑफिस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो 8 GB रैम सही होता है। उसके बाद फिर आपको अगर गेमिंग करना है तो वो भी 8 GB रैम में आपको कर सकते हैं। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आपको यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने हैं तो फिर 8 GB रैम आपके लिए सही होगा। तो अब 16 GB रैम में आप क्या कर सकते हैं। 16 GB रैम में आप जो 8 GB रैम में करते थे उससे कई ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको हेवी मल्टीटास्किंग वर्क करने का मिल जाता है। इसके अलावा आप HD मूवीज़ देख सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन के ऑफिस एप्लीकेशन यूज करना। उसके बाद फिर इंटरनेट ब्राउजिंग, 4K वीडियो एडिटिंग करने के लिए 16 GB रैम सही होता है। हेवी गेमिंग करना हो तो आपके लिए सही होता है। इसके अलावा अगर आप ऑटोकैड वगैरह एप्लीकेशन, ग्राफिक्स वाले एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो फिर आपको 6 GB रैम लेने की जरूरत है। तो अब आपको पता चल गया कि 4 GB रैम, 8 GB रैम और 16 GB रैम में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अब टिप क्या है कि अगर आप अभी लैपटॉप ले रहे हैं तो एटलीस्ट 4 GB रैम देख कर लीजिए। और आपको तो आजकल जितने भी सारे लैपटॉप अगर आप लेंगे तो उसमें 4 GB रैम देखने को मिल जाता है। अब पांचवा पॉइंट है स्टोरेज। आप स्टोरेज पर अपनी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, मूवीज़ वगैरह सेव करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना आपके लिए बेटर होगा, आप उतनी सारी चीज़ें सेव करके रख पाएंगे। लेकिन लैपटॉप लेते समय कन्फ्यूजन यह हो जाता है कि स्टोरेज 3 टाइप्स के होते हैं, एक HDD, एक SSD और एक SSHD। तो अगर आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में जाननी है तो फिर से आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा। तो अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि HDD और SSD में क्या डिफरेंस है। तो HDD जो है ये आप फाइलें
सेव वगैरह करके रख सकते हैं। और एक एचडीडी का प्राइस एक एसएसडी कंपेयर में थोड़ा सस्ता होता है, आपको पहले से एचडीडी मिलेगा। लेकिन एक एसएसडी इस पर फाइलें वगैरह सेव करना उतना सही नहीं होता है। इस पर आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, वो बेटर होगा, क्योंकि एसएसडी सबसे पहला तो एक्सपेंसिव है, आपको हार्ड डिस्क की तरह उतना स्टोरेज नहीं मिलेगा। और अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा लेना है एसएसडी में तो फिर आपको उतना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद एचडीडी जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप एचडीडी के साथ ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एसएसडी किसी भी एप्लीकेशन को फास्ट मूव कराता है। उसके बाद एसएसएचडी, इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें आपको दोनों कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एक है एसएसडी का और एक एचडीडी का। और एक बेटर स्टोरेज पॉइंट होता है, क्योंकि एक एसएसडी में आप अपनी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़, म्यूजिक वगैरह सेव करके रख सकते हैं, और एक एसएसडी में आप किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है डिस्प्ले। आपके लैपटॉप का डिस्प्ले जितना ज़्यादा अच्छा होगा आप उतने अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आपके लैपटॉप का डिस्प्ले जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपको उतने अच्छी तरह से विजुअल्स दिखेंगे। लेकिन लैपटॉप का जो डिस्प्ले होता है वो कई तरह का होता है और कई साइज का होता है। जैसे एक 12 इंच का लैपटॉप होता है, तो अगर आपको बच्चों को लैपटॉप देना है तो फिर आप ये साइज का लैपटॉप ले सकते हैं। उसके बाद एक आता है 13.3 इंच का लैपटॉप, तो ये बेटर होता है ट्रेवलिंग करने के लिए। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपको ऐसा टाइप का लैपटॉप चाहिए, तो फिर आप 13.3 इंच वाला लैपटॉप ले सकते हैं। उसके बाद आता है 14 इंच का, जो कि एक बैलेंस होता है, आप इसमें जो भी सारे ऑफिस वर्क, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आता है 15.3 या 15.6, तो इसमें आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है। अगर आप एडिटिंग करते हैं, एक वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो फिर आपको लिए ये डिस्प्ले अच्छा होता है, ये स्क्रीन साइज का डिस्प्ले अच्छा होता है। अगर आपको गेमिंग करना है तो फिर आपको ये वाला डिस्प्ले साइज अच्छा होता है। इसके बाद इससे भी ऊपर एक 17 इंच 18 इंच का भी होता है, तो उसमें आपको फिर अच्छे से सारे विजुअल्स दिखेंगे, लेकिन फिर उसका जो प्राइस है थोड़ा सा हाई जाता है। उसके बाद लैपटॉप का जो स्क्रीन टाइप होता है उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दो टाइप के लैपटॉप के स्क्रीन होते हैं, एक मैट और एक ग्लॉसी। मैट डिस्प्ले जो होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और जो ग्लॉसी डिस्प्ले होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। मैट डिस्प्ले आपको बजट के बाहर जा सकता है इसका जो प्राइस, लेकिन जो ग्लॉसी डिस्प्ले होता है लैपटॉप का वो बजट के अंदर ही आता है। आपको कॉमन लगभग सारे लैपटॉप में ग्लॉसी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। फिर बाद में आप उसे मैट डिस्प्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको मिलता है। उसके बाद लैपटॉप का जो रिफ्रेश रेट होता है उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, एक 60 हर्ट्ज वाला और एक 144 हर्ट्ज या उससे ऊपर वाला। तो अगर आपको कैजुअल यूज करना है, जो भी सारे ऑफिस वर्क करना है, एडिटिंग वगैरह करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो फिर आप 60 हर्ट्ज डिस्प्ले वाला लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आपको गेमिंग करना है तो फिर मैं बोलूँगा कि आप 144 हर्ट्ज डिस्प्ले वाला या उससे ऊपर के हर्ट्ज वाला डिस्प्ले लें, आपको गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा मिलेगा। उसके बाद अगर आप एक एडिटिंग वाला लैपटॉप चाहते हैं, आपको उसमें बस एडिटिंग करनी है, आपको उसमें कलर्स अच्छे चाहिए, उसका जो विजुअल्स है वो अच्छा चाहिए, तो फिर आप एक IPS डिस्प्ले वाला लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो फिर आप नॉन IPS डिस्प्ले वाला लैपटॉप ले सकते हैं, वो आपको बजट के अंदर आएगा। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट है ग्राफिक्स कार्ड। आपके लैपटॉप के अंदर ग्राफिक्स कार्ड आपके लैपटॉप को विजुअल्स को दिखाने में, आपके लैपटॉप की स्क्रीन की क्वालिटी को दिखाने में, आपकी एडिटिंग गेमिंग परफॉर्मेंस को दिखाने में बेटर होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अब ग्राफिक्स कार्ड दो तरह के होते हैं, एक इंटीग्रेटेड और एक डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि आपको इंटेल और AMD का ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, और ऐसा बात नहीं है कि वो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स के साथ आप ग्राफिक्स वाले काम नहीं कर सकते, लगभग सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वैसा विजुअल का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में मिलता है। लेकिन अगर आपको हेवी फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स वाले काम करना है, जो भी एडोब के जो भी सारे ग्राफिक्स वाले एप्लीकेशन होता है वो चलाना है, ऑटोकैड वगैरह एप्लीकेशन चलाना है, या गेम खेलना है, फोर्टनाइट, GTA, कॉल्स ऑफ ड्यूटी, PUBG, तो फिर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहिए। आपको ये सारे एप्लीकेशन में, ये सारे गेम्स में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ विजुअल्स अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो आपको लैपटॉप का प्राइस थोड़ा हाई जाएगा, और अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही रहना चाहते हैं तो फिर आपका जो लैपटॉप का प्राइस है वो बजट के अंदर आ सकता है। तो मैं एक टिप दूंगा कि अगर आपको एक बेसिक काम करना है लैपटॉप में, जो भी सारे उतना ग्राफिक्स का काम नहीं करना है, जो भी सारे ऑफिस वर्क करना है, और छोटा मोटा अगर एडिटिंग भी करना चाहते हैं, फोटोशॉप वगैरह एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, तो आप एक बेसिक ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी लैपटॉप ले सकते हैं, वो आपको बजट के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस स्पेशली चाहिए तो फिर मैं कहूँगा कि आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप लें। थोड़ा बजट हाई जाएगा लेकिन आपको परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा। उसके बाद 8वां नंबर पॉइंट है बैटरी। आपके लैपटॉप की बैटरी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आप उतना ज़्यादा काम कर पाएंगे। आपके लैपटॉप का बैटरी जितना ज़्यादा अच्छा होगा आप ट्रेवल करने के दौरान उतना ज़्यादा लैपटॉप यूज कर सकते। अब मिनिमम लैपटॉप 2000 mAh से लेकर 6000 mAh के अंदर आता है, लेकिन लैपटॉप की बैटरी आपके रैम, आपके प्रोसेसर, आपके डिस्प्ले, आपके विजुअल्स पर, आपके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लैपटॉप में बैटरी देखने को मिलेगा और उतना आपका लैपटॉप बैकअप देगा। लेकिन अब तो आपको एक प्लस पॉइंट है कि आपको कई सारे लैपटॉप में फास्ट
चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि अगर आप जब भी लैपटॉप ले रहे हैं, बस उस लैपटॉप में यह देखिए कि वो लैपटॉप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तक का बैकअप दे दे, तो बेटर होता है। अगर आप उससे कम कर लेंगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट से डिज़ाइन या फॉर्म फैक्टर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अभी तक जितने भी सारे 1 से लेकर 8 पॉइंट्स आपको लैपटॉप खरीदने के लिए बताए हैं वो कंपलसरी पॉइंट्स है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये डिज़ाइन या फॉर्म फैक्टर के कारण, क्योंकि आपको सबसे पहले लैपटॉप में परफॉर्मेंस देखना है, बाद में डिज़ाइन आता है। तो अब डिज़ाइन या फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप 2-3 तरह के होते हैं। एक आपको मिल जाता है बेसिक यूज या लाइट यूज, जिसमें आप ब्राउजिंग वगैरह, ईमेल्स वगैरह, ऑफिस के जो भी सारे काम है, ऑफिस एप्लीकेशन चलाना हो, मूवीज वगैरह देखना हो, तो वो आप कर सकते हैं। ये एक लाइट वेट लैपटॉप होता है। उसके बाद दूसरा जो डिज़ाइन होता है लैपटॉप का वो होता है एक थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप। ये लैपटॉप काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी स्लिम होता है। इसका वेट 1.8 kg या उससे नीचे होता है। इसे स्पेशली कैरी करने के लिए बनाया जाता है। इसमें आपको डिस्प्ले भी आमतौर पर 14 इंच या 13.3 इंच उससे कम का मिलेगा और इसमें आपको बैटरी परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगी। उसके बाद एक होता है हाइब्रिड या 2-in-1 लैपटॉप, तो जिससे आप टैबलेट की तरह यूज कर सकते हैं, टैबलेट की तरह बनाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक डिचेबल, जिसके लैपटॉप की स्क्रीन अलग हो जाती है, लेकिन वो उतना बेटर नहीं होता है, इसका जो डिस्प्ले होता है उतना बेटर नहीं मिलता है। लेकिन एक होता है कन्वर्टिबल या 2-in-1 कन्वर्टिबल, जिसे क्या लेते हैं, इसमें आपको जिसे 360 डिग्री रोटेट कर यूज कर सकते हैं, वी शेप में यूज कर सकते हैं और ये बेटर होता है एक डिचेबल वाले लैपटॉप के कंपेयर में। उसके बाद एक होता है हेवी यूज या गेमिंग लैपटॉप। इसमें आपको टॉप क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसमें आपको टॉप कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। इस पर आप हेवी फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेमिंग वगैरह खेल सकते हैं। इसका जो हार्डवेयर होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है और इसका जो बैटरी होता है थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जो लैपटॉप का वेट है थोड़ा हाई रहता है। उसके बाद फ्रेंड लास्ट पॉइंट है USB पोर्ट। सबसे पहले तो आप अगर थिन या लाइट वेट लैपटॉप लेते हैं तो आपको उतना पोर्ट्स नहीं मिलेगा। उसके बाद एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि आपके लैपटॉप में 2 या 2 से ज़्यादा पोर्ट्स हों। उसके बाद आजकल आपको कई सारे लैपटॉप में मिल जाएगा टाइप A पोर्ट्स, टाइप C पोर्ट्स, उसके बाद 3.0 पोर्ट्स, 3.1 पोर्ट्स, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपको लैपटॉप के साथ एक डिस्प्ले कनेक्ट करना है तो फिर आपको लैपटॉप में यहाँ ध्यान देना है कि उसमें एक HDMI वाला पोर्ट्स हो। उसके बाद अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बार बार आपके कैमरा का जो फुटेज होता है जो SD कार्ड में होता है उसे आप बार बार लैपटॉप पर देते हैं, तो लैपटॉप में यह देखना है कि एक SD कार्ड स्लॉट या कार्ड रीडर स्लॉट हो, ताकि आप जल्दी से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स ये था लैपटॉप बाय करने के दौरान, लैपटॉप बाय करने के पहले 10 पॉइंट्स जिस पे आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद लैपटॉप पिक करना है। और ये सारे जो 10 पॉइंट्स है वो कंपलसरी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि RGB बैकलाइट होना चाहिए या नहीं, फास्ट चार्जिंग या स्पीकर बेटर हो या नहीं। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है जितना कि मैंने आपको ये 10 पॉइंट्स बताए। ये 10 पॉइंट्स एक लैपटॉप में होना चाहिए तो एक अच्छा लैपटॉप आपका बन जाएगा। और आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखकर एक अच्छा लैपटॉप अपने लिए पिक कर पाए होंगे। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेकिन और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। और अगर अभी भी आपको लैपटॉप पिक करने में कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।